नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या ऐसा हो सकता है कि 3,232 ट्रकों के बारे में जानकारी ना मिले या कोई इतनी बड़ी संख्या में ट्रकों के बारे में गलत जानकारी सरकारी रजिस्टर में भर दे? पंजाब में सीएजी ने एक रिपोर्ट दी है जिसे मार्च महीने के बजट सत्र में विधानसभा में पेश भी किया गया। सीएजी ने 2009 से 13 के बीच 3,319 ट्रकों का सैंपल लेकर उनके बारे में पता करना शुरू किया तो निराशा हाथ लगी, क्योंकि सिर्फ 87 गाड़ियों का आता पता लग सका, लेकिन इनमें से 15 ट्रक नहीं थे। स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार वगैरह के नंबर थे। 3,232 ट्रकों का कुछ भी पता नहीं चला जिनसे अनाज उठाकर गोदामों में पहुंचाया गया। मंडी से जब अनाज उठता है गोदाम ले जाने के लिए तो बड़ी संख्या में ट्रकों का इस्तेमाल होता है। निश्चित रूप से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर तो कोई गेहूं या धान की बोरी लाद कर नहीं ले जाएगा, लेकिन क्या यह संभव है कि 3,319 ट्रकों का पता न चले? जब ट्रक माल लेकर गोदाम पहुंचता है तो बाकायदा उसके नंबर की रसीद कटती है। इतनी बड़ी मात्रा में क्या गलती हो सकती है? अगर हुई होगी तो फिर उस ट्रक ने उस रसीद के बदले पैसे कैसे लिए होंगे? यानी रसीद भी फर्जी और पैसे का भुगतान भी फर्जी। सीएजी ने कहा कि 4 सरकारी एजेंसियों के 16 अधिकारियों में से 7 ने कोई आंकड़ा ही नहीं दिया कि कितने ट्रकों का इस्तेमाल हुआ मंडी से गोदाम तक अनाज पहुंचाने में। उनके नंबर क्या हैं, ये सब कुछ नहीं दिया। उम्मीद है पंजाब सरकार इन ट्रकों की तलाश कर रही होगी। अब आगे की कहानी से पहले आपको एक चार्ट के जरिए समझाता हूं। सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक, इसके जरिए भारत सरकार पंजाब को पैसे देती है कि वो अपने यहाँ धान और गेहूं की खरीद करे। रिजर्व बैंक से पैसा या उसका आदेश पहुंचता है भारतीय स्टेट बैंक, जिसके नेतृत्व में 30 बैंक वो पैसा लेकर रेडी हो जाते हैं। अब भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के लिए पंजाब सरकार अनाज खरीदने का काम शुरू कर देती है। पैसा मिलते ही पंजाब सरकार आढ़ती से कहती है कि वो किसानों से गेहूं खरीदे। आढ़ती खरीदकर मंडियों के जरिए सरकार को बता देता है कि इतनी खरीद हो गई है। सरकार बैंक को बता देती है कि फला मंडी में इतने लाख टन गेहूं की खरीद हो गई है, पैसा दे दीजिए। उसके एवज में बैंक तुरंत राज्य सरकार को पैसा देते हैं और राज्य सरकार 48 घंटे के भीतर आढ़ती के खाते में पैसा भेज देती है। ये सब किसान के बेचने और आढ़ती के बताने के बीच 48 घंटे में हो जाता है, ताकि किसानों को जल्दी पैसा मिल सके। वैसे सरकार इस बिंदु पर भी विचार कर सकती है कि किसानों को अब सीधे खाते में पैसा भेज दिया जाए उनके खाते में। खैर, आढ़ती जब खरीद लेता है तो इसे गोदाम में ले जाने के लिए एजेंसियां नियुक्त होती हैं। वो एजेंसियां ट्रक लेकर मंडी में आ जाती हैं। इसके लिए पंजाब में 5-6 एजेंसियां हैं। ये ट्रक अनाज लेकर गोदाम पहुंचते हैं और वहां रसीद मिलती है कि कितना माल आया, किस ट्रक से कितना आया और किस गोदाम में कितना माल रखा गया है। मंडी में कितना खरीदा गया और गोदाम में कितना पहुंचा, दोनों का अलग अलग डेटा रखा जाता है, जो कुछ दिनों के बाद मिलाया जाता है कि जितना खरीदा गया उतना गोदाम में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। यही मिलान हुआ तो पता चला कि जितना अनाज मंडी में खरीदा गया उतना गोदाम में नहीं पहुंचा। ये मैंने मोटा मोटी आपको बताया ताकि आप प्रक्रिया को समझ सकें। इकोनॉमिक टाइम्स ने और तमाम अखबारों ने इस पर कई खबरें छापी हैं। उनके अनुसार पंजाब में खरीद से जुड़े 30 बैंकों के समूह को 12,000 करोड़ के स्टॉक का हिसाब नहीं मिल रहा है। खबर आई है कि बैंकों ने पता चलते ही सीजन में खरीद के बाद भुगतान रोक दिया। पंजाब का कहना है कि जो केंद्र से जो अनाज खरीदने के लिए पैसे मिले थे उनका कहीं भी गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये अनाज सेंट्रल पूल में जाता है, यानी भारतीय खाद्य निगम को दे दिया जाता है और बाकायदा इसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर ऐसा है तो भारतीय रिजर्व बैंक को चिंता करने की जरूरत क्यों पड़ी? कई बार एफसीआई सीधे मंडी से अनाज उठाकर अपने ट्रकों से दूसरे राज्यों में भिजवा देती है, ये भी होता है। अगर ऐसा है तब भी एफसीआई को बताना चाहिए कि क्या उसके पास 12,000 करोड़ रुपए के गेहूं का कोई हिसाब है जो अन्य गोदामों से नहीं मिल रहा है। क्या उसके ट्रकों ने इन मंडी गोदामों से गेहूं उठाए हैं? 3,000 से अधिक ट्रकों का कोई अता पता नहीं मिल रहा है। इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री बादल ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है, लेकिन बैंक परेशान है कि इतना पैसा गया कहां? अगर सरकार के गोदाम में स्टॉक नहीं है तो कहां गया होगा? फिर पैसा किसे दिया गया? अगर हिसाब नहीं मिलेगा तो बैंक अपने खाते में इतनी बड़ी रकम को कैसे दिखाएंगे? क्योंकि यह कर्ज के रूप में दिया जाता है तो वो किससे वसूलेंगे? इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार बैंकों ने पंजाब से कहा कि पूरा प्लान बताइए कि कैसे आप इस पैसे का भुगतान करेंगे, स्टॉक का हिसाब कैसे देंगे, क्योंकि अगर यह हिसाब नहीं मिला तो बैंकों को, एक बैंक को कम से कम 1,800 से 3,000 करोड़ का बैड लोन, बुरा लोन घोषित करना पड़ जाएगा। लिहाजा
अभी भी वो एक विजय माल्या को नहीं पकड़ पा रहे हैं। पंजाब में पता चला सैकड़ों विजय माल्या को ट्रैक्टर लेके ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वहां तो गायब होने वाले ट्रैक्टर या बड़ी गाड़ियों से ही भागे होंगे इधर उधर। तो इकोनॉमिक टाइम्स ने एक और कई सीरीज छापी है। तो संगीता मेहता और सलोनी शुक्ला की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि उन्होंने पंजाब को जो कर्जा दिया है उसका एक बड़ा हिस्सा नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो सकता है उनका। पंजाब सरकार को बैंकों ने अनाज खरीदने के लिए 12,000 करोड़ रुपए का लोन दिया था। सरकार, राज्य सरकार कहती है कि इन पैसों से अनाज खरीदे गए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने भी माना है कि जो गोदाम में स्टॉक है और जितना होना चाहिए इसमें काफी अंतर है। अखबार के अनुसार सिन्हा ने विस्तार से जवाब नहीं दिया कि क्या ऐसा अन्य राज्यों में भी हुआ है, वहां भी इस तरह का अंतर है, 12,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने वो सवाल का जवाब देने के बजाय ये कहा कि हमें व्यापक समाधान खोजने की जरूरत है। इसके कारण किसानों के भुगतान में बहुत देरी हो रही है। पंजाब में संगरूर जिले के आसपास की मंडियों में संकट गहरा गया है। हमने संगरूर की 3 मंडियों का हाल अपने संवाददाताओं से पता किया, संगरूर, धुरी और लहरा। यहां आड़ती और किसानों ने बताया कि गेहूं बेचने के 2 हफ्ते होने के बाद भी पैसे नहीं मिले हैं। आमतौर पर 24 से 48 घंटे में पैसे मिल जाया करते थे। संगरूर के आसपास 16 मंडियां हैं, हर जगह यही कहानी है। संगरूर की मंडी के एक आड़ती ने फोन पर बताया कि 11 तारीख की उनकी बोली लगी थी, मगर 20 अप्रैल यानी बुधवार तक पेमेंट नहीं आई। उन्होंने 200 किसानों से 40,000 गेहूं की बोरियां खरीदी हैं। मंडी बोर्ड को 3 करोड़ का बिल भेज दिया है, मगर पैसा नहीं आया तो किसान को कैसे दे। किसान दिन रात फोन कर रहे हैं। कई आड़तियों से बात कर पता चला कि संगरूर की 16 मंडियों में करीब 12 लाख बोरियां पड़ी हैं और उनका पैसा नहीं आया है। किसानों के साथ मंडियों में काम करने वाले मजदूरों को भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। नवंबर दिसंबर के भी इनके पैसे बाकी हैं। एक बोरी उठाने के 1 रुपये 58 पैसे का रेट है। पिछले सीजन का 1 रुपया तो मिल गया, लेकिन हर बोरी पर 58 पैसे के हिसाब से प्रति मजदूर बकाया रह गया, ऐसा दावा किया गया है। इस कारण गेहूं उठाने आ रही एजेंसियों के प्रदर्शन में भी सुस्ती है, क्योंकि मजदूरों के साथ विवाद है और उन्हें पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। संगरूर में ही करीब 4,000 प्रवासी और स्थानीय मजदूर इससे प्रभावित बताए जा रहे हैं। कई किसान तो मंडी छोड़कर चले गए, मगर अब भी बड़ी संख्या में किसान वहीं इंतजार कर रहे हैं कि पैसा आएगा तो घर जाएंगे, ट्रैक्टर वाले को बकाया देंगे और गेहूं काटने की जो मशीन होती है बड़ी वाली कार्बाइन, उसका भी किराया देना होता है। स्कूल की फीस, राशन, ये तो हम मान के चलते नहीं कि किसानों को भी इसके लिए पैसे की जरूरत होती है। वो ट्विटर पे तो है नहीं। किसानों को भी बैंकों के किस्त चुकाने होते हैं। एक एक किसान का 3 से 4 लाख रुपया आड़तियों के पास इस वक्त बकाया है और आड़तियों का करोड़ों रुपया सरकार के पास बकाया है। हमने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के गृह जिले मुक्तसर की मंडी का भी हाल पता किया। ये गिदड़बाह मंडी है। यहां से सरकार 7,90,000 बोरियां उठाकर गोदामों में ले गई है, उनकी एजेंसियां। फिर भी किसानों को तक अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। इसका हिसाब लगाया हमने 750 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से, तो करीब करीब 59 करोड़ के आसपास बैठता है। कोई 85,000 करीब बोरियां जो है मंडी में ही पड़ी हैं। मुक्तसर और उसके आसपास 56 मंडियां हैं, 4 बहुत बड़ी मंडी है और 52 के करीब छोटी और मझोले किस्म की मंडियां हैं। हर मंडी की कमोवेश यही कहानी है। हजारों किसान 2 हफ्ते से पैसे का इंतजार कर रहे हैं। यहां भी आड़तियों का कहना है कि सरकार की तरफ से पैसे नहीं आ रहे। 20 अप्रैल के टाइम्स ऑफ इंडिया में रोहन दुआ ने लिखा है कि पंजाब सरकार ने अभी तक चावल मिलों से 1300 करोड़ रुपए नहीं वसूले हैं। ये सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जालंधर, लुधियाना, संगरूर, मोहाली और फतेहगढ़ सहित कई मिलों से पता चला है उनका रिकॉर्ड देखकर कि जो स्टॉक है और उनके बदले जो उन्होंने बैंकों से पैसे ले लिए हैं उसमें काफी अंतर है। सीएजी के अनुसार मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए पैसा तो दे दिया गया, मगर माल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ट्रांसपोर्ट के रेट में काफी अंतर है। ये सब बवाल है। तो पंजाब के किसान संकट में हैं और इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट भी छापी थी कि अब आड़ती ने भी आत्महत्या की है और यह भी पता चल रहा है कि बहुत सारे किसान पिछले वर्षों में आड़ती बने हैं। खैर, उन 3,000 ट्रकों का कैसे पता लगाया जाए, मैं इस वक्त ये भी सोच रहा हूं, क्या उनका विज्ञापन निकाला जाए। 12,000 करोड़ का जो हिसाब है, क्या राज्य सरकार का ये कहना सही है कि ये पुराना झमेला है, मामूली गड़बड़ है जो बातचीत से ठीक हो जाती है, या कोई बड़ा घोटाला है? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हैं, आप पंजाब के उप मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, और देवेंद्र शर्मा हैं, कृषि विशेषज्ञ। दोनों एक ही साथ हैं हमारे साथ। देवेंद्र जी, आप जो मैंने पढ़ा और जो अखबारों में और मीडिया के जरिए जो सारी चीज़ें आ रही हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये मामूली गड़बड़ी है
या वाकई ये कोई बड़ा ऐसा घोटाला सतह पर आता हुआ आपको दिख रहा है जिससे एक तरफ किसान परेशान है और दूसरी तरफ बैंक बर्बाद हो सकते हैं? रवीश जी, जो आपने रिपोर्ट दिखाई है उससे बड़ा साफ नजर आता है कि भाई जो ये शायद ये जो जितना भी हम दिखा रहे हैं ये इट इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग, जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है। और मुझे हैरानगी ये है कि ये पहले 15-20 साल से ये जो धांधलेबाजी चल रही थी ओपनली, वो क्यों नहीं आज तक पकड़ी गई है? और ये अब अच्छा हुआ कम से कम जो बैंक्स के साथ जो ये कंट्रोवर्सी उठी है उसके करके कम से कम फोकस तो आया है इसके ऊपर। ये जो प्रोक्योरमेंट ग्रेन की है पंजाब में, मैं आपको बताता हूं, और बाकी स्टेट्स में भी, हरियाणा में देख लीजिए या बाकी स्टेट्स में देख लीजिए, वो इतना वेल ऑयल्ड सिस्टम है कि इसमें आपको ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है कि कैसे इन्होंने इतनी सफाई से काम किया है। और आपको हैरानगी होगी कि मैं कई सालों से देखता आ रहा हूं, कम से कम 20 साल पहले भी मैं कहा करता है जब मैं एग्रीकल्चर कॉरेस्पॉन्डेंट था, कि मंडियों में जो इवन जो इंस्पेक्टर की पोस्टिंग होती है उसके ऊपर भी दाम लगते हैं। ये भी आप देख लें, ये ये नहीं कहता कि सबके साथ है, लेकिन बहुत से जो ऐसे जो मंडीज हैं उसके ऊपर भी आप देखते हैं कि कितनी उसकी मतलब कितना उसमें ल्यूक्रेटिव होता है जॉब। जैसे कि मंत्री लोग अपना डिपार्टमेंट मांगते हैं, ल्यूक्रेटिव डिपार्टमेंट, ऐसे ही यहां पर भी ल्यूक्रेटिव मंडी देखी जाती है। तो ये तो सिस्टम ऑपरेट करता आया है। और ये जैसा आपने कहा कि 3200 के आसपास ट्रक जो है वो मिले नहीं है, जिसमें स्कूटर के नंबर मिले हैं, मोटरसाइकिल के नंबर मिले हैं, इन सब से पता चलता है कि ये वेल एंट्रेंस सिस्टम है जिसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। अफसोस ये है रवीश जी की एफसीआई जो है, अगर आप देखें सारे देश में जो उनका रीजनल ऑफिसेज हैं, तो उसके आईएएस ऑफिसर जो उसके बाई एंड लार्ज हेड होते हैं और जो चीफ होते हैं, और ये आईएएस ऑफिसर इतने सालों से उसके ऊपर हैं और नजरअंदाज किए हुए। हम सोच के चलते हैं कि ये गवर्नेंस के जो असली जो डिलीवर करने वाले हैं वो ये क्लास है आईएएस की, इन्होंने कैसे नजरअंदाज किया है ये समझ नहीं आया मुझे, इतने सालों से कैसे हो रहा था। तो कहने का मतलब है कि सारा इतना व्यापक स्तर पे ये है कि मुझे लगता है कि ये बहुत शुरुआत है और इस पे काफी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है आज पंजाब में, हरियाणा में या बाकी स्टेट्स में जहां प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि इससे किसान का कहीं दोष नहीं है। दोष उसके बाद शुरू होता है जब किसान अपना अनाज बेच देता है, तो वहां शुरू होता है। तो वो हमें लगता है कि इसको बहुत इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। ये कहीं यहां पर ना खत्म हो जाए कि आरबीआई ने अब 17,000 करोड़ रुपए दे दिए तो मामला ठंडा हो जाए। मुझे लगता है कि इसको और गहराई से देखने की बहुत जरूरत है। ठीक है मनजिंदर जी, मैं एक साथ 2-3 सवाल पूछूंगा, याद करके अगर आप तीनों सवाल का जवाब दे देंगे तो बेहतर होगा। क्या पहला सवाल कि ये समस्या इसी साल पैदा हुई है और इसी बार पकड़ी गई है, क्योंकि ये जो सीएजी रिपोर्ट है वो 2009 से लेकर 13 की बात करती है, तो इसका मतलब है कि इस बार पता चला है कि पिछले कई सालों से ये काम चल रहा है। ये जो 12,000 करोड़ का गैप है कि इतना पैसा दिया गया लेकिन इतने का माल हिसाब में नहीं मिल रहा। एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या ये सही नहीं है कि किसानों को 2 हफ्ते से पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनका लाखों रुपए का जो बोझ है वो कहीं से इंटरेस्ट पे पैसा लिया होगा, वो ब्याज भी उनका बढ़ता ही जा रहा होगा। क्या ये 2 बातें सही नहीं है? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा रवीश जी इसके ऊपर पहले रोशनी डाल दूं। ये जिस तरीके से इस तथ्य को पेश किया जा रहा है वह सच्चाई से बिल्कुल विपरीत है। पहले तो मैं आपको ये जरूर समझाना चाहूंगा कि विषय पैसा आना, पैसा जाना, अनाज आना और अनाज जाने का यहाँ पे सिस्टम क्या है, इस किस प्रक्रिया में आके कहाँ कमी आ रही है और किसके कारण यह जो खबर बनी है वो खबर बनी क्यों है। प्रक्रिया ये है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है या गवर्नमेंट की और एजेंसी, वो सारे का सारा जो धान जो ये अनाज है वो खरीदती हैं। जब वो अब उनके पास गोदाम में माल चले आता है, उसके बाद वो पैसा रिलीज करती हैं। क्योंकि जिम्मेदार को पैसा तुरंत देना है, इसलिए एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है एक गैप को खत्म करने के लिए। वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पैसा आरबीआई के कहने पे देता है। जब ये जैसे गोदाम में माल पहुंचता जाता है तो एफसीआई जो है बात तो मैंने बता दी है। ये जो प्रक्रिया है मनजिंदर जी, मैं रोकना नहीं चाह रहा था, ये प्रक्रिया मैंने बता दी। आपने जो पहली बात कही ये पूरी प्रक्रिया मैंने सुबह बता दी है शुरू में। मुझे इतना बता दीजिए कि हाँ, आप फिर से उस बात को मत दोहराइए, समय चला जाता है। हाँ ठीक है, बोलिए। मैं आ रहा हूं, मेरे को बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूं। 2004 से अकाउंट्स रिकंसाइल नहीं हुए, 2004 से क्यों नहीं हो पा रहे? क्या विषय रहा है? विषय 2 हैं। पहला ये
कि जो गेहूं है, गेहूं की ट्रांसपोर्टेशन का रेट है, मंडी की आड़त की फीस है, ये, और तीसरा जो जब ये गेहूं तुलेगा तब मॉइस्चर भी होगा, जब ड्राई हो जाएगा, ये 3 कंपोनेंट जो थे यह पहले कंसिडर किए जाते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नई रेगुलेशंस आई उसके मुताबिक इनको नहीं कंसिडर किया गया। ये 3 एस्पेक्ट है। 15 दिन के अंदर सारा नाम उठाना है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन उस रेट, वो जो ट्रांसपोर्टेशन का रेट एक जर्नल में है। अब मतलब कब से? 2004 से। 2004 से अकाउंट्स रिकंसाइल नहीं हुए। ये कह रहे हैं कि 12,000 करोड़ का गेहूं तो अब या अनाज सूख गया मॉइस्चर से। देखिए, हमें यह भी पता चला है, आपकी एजेंसियों में जब फोन घुमा रहा था तो कई लोगों ने कहा कि एक बोरी में किसान का 1 किलो डंडी मार के ज्यादा रख लेते हैं। सुनना ही नहीं चाहेंगे मेरी बात को? नहीं, आप कहिए। हाँ, ठीक है, आपको मैं पूछूंगा ना कि 2004 से। मेरे सवाल आपका, हाँ बोलिए, सवाल आपका पूरा कर दूं। नहीं, 2004 से क्या मैं बता रहा हूं ना, 12,000 करोड़ का ना अनाज सूखा है ना कम हुआ है। 12,000 करोड़ रुपए एक अमाउंट खड़ा हुआ अनाज का नहीं है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट था, जो उन्होंने अपना मूल पैसा दिया 2004 ऑनवर्ड, जितना भी पैसा आता गया वो अपना अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते आ रहे हैं। अगर वो जितना भी इनको शॉर्टफॉल दिख रहा है, वो शॉर्टफॉल पैसे का, अनाज का शॉर्टफॉल नहीं है। वो जो कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट, चाहे वो मंडी की फीस है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो जो एक कंपोनेंट फिक्स रहता है कितने % मॉइस्चर रहेगा उसके अंदर और कितना ड्राई होने पड़ेगा, ये तीनों कंपोनेंट को अगर आप जोड़ेंगे, यही अमाउंट जो है, जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें से डिटेक्ट हो जाएगा और इंटरेस्ट उसमें रहेगा नहीं। ये तब मनजिंदर जी, अब मैं रुकता हूं आपको। यही कारण है, ये जो विश्लेषण आपका है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी? 15,000 करोड़ रुपया चलेगा और आरबीआई उसका पूछेगी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा है। 1 मिनट मनजिंदर जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये जो आपने बताया कि मंडी की कीमत, आड़ती का कमीशन या फिर मॉइस्चर का जो प्रोविजन है, ये आपका विश्लेषण है या इस विश्लेषण से आरबीआई भी सहमत है? आरबीआई ने कहा है तो उसको कहीं गड़बड़ी, पैसे की गड़बड़ी मिली है, तभी तो उसने कहा है कि आगे पैसा मत दो। सहमत है इसलिए तो पैसे मिले हैं, सहमत है। और वो जो 3,000 ट्रक हैं उसके बारे में, जो 3,000 ट्रक है, 15 दिन के अंदर अंदर सारे, हाँ 3,000 जो ट्रक गायब हो गए, सीएजी की रिपोर्ट। नंबर दीजिए, किस ट्रक की बात करें? एक भी ट्रक ना मिसिंग है। ये 3 चीजों में जाता है माल। सीएजी ने गलत बताया। फिर ट्रक मिसिंग तब हो सकता है जब यहाँ एक मंडी से माल उठेगा, वहां जाके मैच करेगा, वहां जाके इसको मैच करा जाएगा, इसके बाद भी मैच हो जाएगा सर, यही तो बात है ना। तो दोनों के अंदर मैचिंग। मनजिंदर जी, तो सीएजी ने गलत रिपोर्ट दी, सीएजी ने गलत रिपोर्ट दी। सीएजी की रिपोर्ट है, मेरी अपनी जानकारी नहीं है। हाँ, सीएजी ने ये नहीं कहा कि टेम्पो के अंदर, मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, मुझे जानकारी है। सीएजी ने कहीं ये नहीं कहा कि स्कूटर के ऊपर माल चलेगा, टेम्पो के ऊपर माल चलेगा। माल ट्रक के ऊपर जाता है और ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर जाता है। यही 2 साधन है माल के जाने के। आप मुझे एक सर, वहां पे स्कूटर के नंबर कैसे आ गए? मनजिंदर जी, आप कह रहे हैं कि मेरे पास नंबर आ गया स्कूटर का, क्योंकि हमारे आपके बीच में 2-3 सेकंड का अंतर है। नंबर बताइए आप। हाँ, आप कहने से, खाली कहने सर, से 3,000 ट्रक का कोई पता नहीं चल रहा है। जो वहां पर रिकॉर्ड है रैंडम सिलेक्शन में, 3,000 ट्रक का पता नहीं चल रहा है कि क्या है वो ट्रक है कि पता ना हो। एक भी ट्रक नहीं है, एक भी ट्रक नहीं है। सीएजी सही कह रही है। समझा रहा हूं, ये अमाउंट अलग है, आप गलत कह रहे हैं। मैं यही तो अच्छा, गलत मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं, हम तो कह रहे हैं, हमने जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर से कहा, तो ये कहा कि आप रिटायर्ड सीएजी जो हैं विनोद राय जी को, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दीजिए, हमारे अकाउंट करें। विनोद राय जी होंगे, हमें पैसे लेने निकलेंगे। तो कुछ और बनाने की बात हो रही है, सरकार के पैसे लेने निकलेंगे। सबसे सही विनोद राय जी हैं। देवेंद्र शर्मा जी, मैं, हाँ ठीक है, तो आपको पता होगा। आपने कमेटी के अध्यक्ष का भी नाम बता दिया, ये बहुत अच्छा किया आपने, खुद ही चुन लीजिए। पर मनजिंदर जी ने 2-3 जो बातें कही हैं, इनका कहना है कि ये हिसाबों की गड़बड़ियां हैं, नियमों में जो बदलाव हुआ उससे पैदा हुई समस्या है। क्या ये समस्या अन्य राज्यों में भी पैदा हुई है? अगर आपकी जानकारी है तो ही बताएं। और जो मनजिंदर कह रहे हैं ट्रक वाली बात भी, उस पर अगर आप कोई प्रतिक्रिया दे सके तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे और आपके बीच में दोनों किसी को बता दें कि 2-3 सेकंड का अंतर हो जा रहा है, इसलिए सुनने में झटका लग रहा है। तो एक साथ अगर आप बता दें देवेंद्र जी, तो फिर मैं मनजिंदर जी के पास जाऊंगा। देखिए, इसमें 2-3 बातें हमें समझने वाली हैं रवीश जी की। एक तो यह है कि जो प्रतिक्रिया है प्रोक्योरमेंट की, वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो या आंध्र प्रदेश में हो, वो कॉमन प्रतिक्रिया है, उसमें कोई नई बात नहीं है। वीट का मॉइस्चर, वीट का कई बार 18% हो या 14% पे लाना हो, ये सब बातें हर बार एड्रेस की जाती हैं। और ये अलग अलग इशू होता है, जिस टाइम भी हर साल में जो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी एक इशू है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये 2004 से चल रहा है
तो ये आज तक रिकंसाइल क्यों नहीं हुआ और ये कैसे हो गया कि बैंक्स ने इस बार इसका बड़ा सीरियसली इसका उसको लिया है इशू को, और इतना इशू हो गया था कि चीफ मिनिस्टर को जाके प्रधानमंत्री से मिलना पड़ा कि भाई अब पैसा दे दीजिए अभी, वरना तो पॉलिटिकली अब इलेक्शन हम जानते हैं कि आने वाले हैं तो उस पर एक बड़ा बुरा असर पड़ेगा। और इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं गैप था जो क्लेम किए जा रहे हैं और जो सीएजी की रिपोर्ट में लिखा गया था, और ये एक बड़ा स्पष्ट बात आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो किसान, जैसा आपने पहले दिखाया था कि 1 अप्रैल से प्रोक्योरमेंट शुरू होती है, आज 16 तारीख, आज 20 तारीख हो गई है, लोगों को पैसा नहीं मिला है। और वो इसी कारण के कर देखा गया है कि हरियाणा में जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहां पर प्रोक्योरमेंट बढ़ गई है। अब देखिए कि हरियाणा में कल तक जो है 50 लाख टन की प्रोक्योरमेंट होगी, जबकि नॉर्मली वहां 10 लाख टन की होती थी। तो यानी यहां के किसान जो हैं जाके हरियाणा में बेच रहे हैं क्योंकि उनको वहां पर इमीडिएटली कैश मिल रहा है। तो किसान को कैश की बहुत जरूरत होती है। और ये क्या कारण है कि हर साल ये होता आ रहा है? ये अगर ये इशू भी है रिकंसाइल नहीं हुआ तो पहले 6 महीने पहले क्यों नहीं हो जाता है? ये जब प्रोक्योरमेंट शुरू होती है तभी होता है। और ये पिछली बार भी हुआ है, जब धान के क्राइसिस था तब भी हुआ है, गेहूं का क्राइसिस था तब भी हुआ है, उससे पहले भी ये होता आया है। तो ये क्यों ये है जो सरकारें जो हैं इस तरफ सचेत नहीं है? अगर ये रिकंसाइल होना था तो पहले करा लेते, पहले भी हो सकता इतने 10 साल तो इस सरकार को हो गए हैं पावर में, तो क्यों नहीं ये पहले करा सके? मुझे समझ नहीं आता है। मनजिंदर जी, कहीं ना कहीं इसमें बहुत अनियमितताएं हैं और इसको एड्रेस करने की जरूरत है। सीएजी ने जो सवाल उठाए थे, सीएजी ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाए हैं जिसका कोई जवाब नहीं। देखिए 2013-14 की रिपोर्ट है सीएजी की, और अगर सरकार चाहती तो उसका जवाब अभी तक दे पाती, लेकिन आज वो इशू उठ के आए हैं जब, जैसा कि आपने जाकर बैंक्स और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के बाद, तो इसका मतलब साफ है कि सरकार ने उसका भी जवाब नहीं दिया है कि उसमें क्या क्या जो अनियमितताएं पाई गई थी। तो ये इसको बहुत ज्यादा गहराई से देखने की जरूरत है इस सारे इशू को, वरना ये इस तरीके से ही जो लेन देन है ये चलता रहेगा। अब मेरा 2 सवाल है कि मनजिंदर जी, बैंक ने इतना बड़ा फैसला लिया, किसानों को 15 दिन तक मंडियों में खड़ा कर दिया और पैसा नहीं गया। इतना बड़ा फैसला लिया, उन बैंकों ने या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के बारे में, यूपी के बारे में, हरियाणा के बारे में तो ऐसा फैसला नहीं लिया। तो क्या ये मॉइस्चर की समस्या और 2004 के नियम की समस्या सिर्फ पंजाब को ही आई? और दूसरी बात, आपके सरकार की तरफ से और लोगों ने भी कहा है कि ये सेंट्रल पूल का अनाज है, वो सेंट्रल पूल में चला गया है। तो क्या आपके पास ऐसा कोई दस्तावेज है जो आप दिखा सकते हैं कि ये रहा 12,000 करोड़ रुपए का अनाज हमने एफसीआई को दे दिया? क्योंकि वो बयान आपने अपने आंसर में, जवाब में जिक्र नहीं किया है उस बात का। तो 2 सवाल का जवाब दीजिए, बैंक वाला और ये सेंट्रल पूल वाला। जी, दोनों आपने बिल्कुल यही सवाल हैं। अगर अब मेरे को एड्रेस करने देंगे, दोनों जवाब 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। पहला सवाल आपका बिल्कुल यही कारण बन रहा है, आपके दूसरे सवाल से पहला सवाल खड़ा होता है। क्योंकि पहला सवाल बना ही क्यों? क्योंकि दूसरे सवाल में प्रॉब्लम जो इन्होंने बताया 14%, 15% जो मॉइस्चराइजेशन है, जब आप उस गेहूं को उठाएंगे, अगर वो 1 करोड़ 104 लाख मैट्रिक टन है तो वो कम रह के 90 लाख मैट्रिक टन रह जाएगा। उसकी जो 10%, 15%, 14% जब मॉइस्चराइजेशन आएगी, जो वो मॉइस्चर जो है वो उसके धान तब उठ के जाएगा जब ये सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, उसका मॉइस्चर खत्म हो चुका होगा। उनके पास उतने मैट्रिक टन एफसीआई के पास माल नहीं पहुंचेगा जितने मैट्रिक टन प्रोक्योर किया गया था, क्योंकि उसके अंदर जो अनाज में कमी आई वो 14%, 15% आ गई। अब एफसीआई के पास जितना माल पहुंचा, उन्होंने उसकी उतनी पेमेंट बैंक को वापस कर दी कि आपके हमारे पास इतना माल आ गया, इतनी हमने आपको पेमेंट वापस कर दी। हमारा ये है कि जो 14%, 15%, 16% जो भी गवर्नमेंट ने नॉर्म्स रखने हैं, जो वो मॉइस्चराइजेशन के कारण, एक सॉरी मुझे रोकना पड़ रहा है, का एक कंपोनेंट है, 2 तीसरा मंडी, मेरी सुनिए, 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। यही सवाल है, नहीं यही सवाल है, ये जो 3 कंपोनेंट का पैसा है, ये पैसा जो है इसको एफसीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नहीं रीइंबर्स किया। यहां सवाल खड़ा होता है। और जब नहीं रीइंबर्स किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता गया, उस 1000 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट लगता गया, उस 2000 करोड़ पे इंटरेस्ट लगता गया पिछले 20 सालों का। तो यह जो कंपोनेंट है, जब यह सॉर्ट आउट होगा हिसाब में कि इतना कंपोनेंट का इतना ब्याज, इतना आपको अनाज कम ही आना था, इतना अनाज कम सिंपल मामला होता, डिडक्ट होगा, तो ये मनजिंदर जी, इतना सिंपल मामला होता तो बैंक इतनी आसानी से 15 दिनों का पेमेंट नहीं रोकते किसानों का। आपने सारा दोष जो है अनाज गेहूं की नमी पर डाल दिया और प्रक्रिया समझा दी मुझे। वो गेहूं वही सूरज मध्य प्रदेश में भी उगता है, वही सूरज मेरे बिहार में भी उगता है, वही सूरज जो यूपी में भी उगता है। तो नमी के कारण गेहूं का क्या भार जो है वो हर जगह कम हुआ होगा। नहीं रिकंसाइल हुए,
हर जगह कम हुआ है बिल्कुल, लेकिन एफसीआई ने ये पेमेंट जो करनी है ये एफसीआई ने करनी है, बैंक को हमने नहीं करनी। हमने उनको अनाज देना है, जो अनाज का शॉर्टफॉल कंपोनेंट है देवेंद्र वही जी, एक डिसाइड होना कंपोनेंट बाकी है कि ये रिकंसाइल होगा तो ही पता चल पाएगा कितना कंपोनेंट शॉर्टफॉल